हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द अर्थक्वेक्स। ये जो अर्थक्वेक है ये इन कॉन्टिन्यूएशन विद जो A to Z सीरीज़ ऑफ जोग्राफ़ी जो मैंने स्टार्ट किया था उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है। एंड ये अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे वो होता है, क्या कॉज करता है, देन कौन कौन से वेव्स रिस्पॉन्सिबल है, हाउ डज इट ट्रैवल, इन व्हाट मीडियम, देन कहाँ कौन कौन से रीजंस हैं जो मोस्ट प्रोन टू दी अर्थक्वेक्स है। इन सब चीज़ों के रिलेटेड अर्थक्वेक के बारे में बेसिक डिटेल्स सारे रिवाइज करेंगे। एंड इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जोग्राफी जिससे हर साल क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक्स। एक्चुअली में अर्थक्वेक्स क्या है, पेन वाला चेंज कर लेते हैं पेन, ठीक है। अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ अर्थ and caused by due to release of energy generates waves that travel in all direction। जो earthquake है उसमें मेनली अर्थ शेक करता है, क्यों होता है? प्लेट के मूवमेंट्स के कारण। एंड उसके कारण क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होती है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं जिसके कारण जो वेव्स है वो जनरेट होते हैं। एंड वेव्स क्या होता है? इट ट्रैवल्स थ्रू इनसाइड द अर्थ सरफेस। वो ट्रैवल करती है इन डिफरेंट मीडियम्स, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो सिर्फ सॉलिड नहीं है, इट्स मेड अप ऑफ सॉलिड, देन सम पार्ट इज़ ऑफ लिक्विड। कोर जो है हमारा वो इनर कोर लिक्विड है। इस इनर कोर, आउटर कोर, इनर कोर सॉलिड, आउटर कोर लिक्विड, इस टाइप से मतलब वेरिएशंस है हर लेयर में अर्थ के। उसके थ्रू ये डिफरेंट मीडियम्स में ये वेव्स जनरेट होते हैं एंड ये ट्रैवल करते हैं। उस ट्रैवल के दौरान जो भी रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, जहाँ भी फॉल्ट्स के मेनली फॉल्स एरिया पे रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, एंड देन इट कॉज द शेकिंग ऑफ अर्थ। इसको अर्थक्वेक कहते हैं इन अ वेरी सिंपल ले मैन लैंग्वेज, ठीक है। अब अर्थक्वेक में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फोकस एंड एपीसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का जो फोकस पॉइंट है एंड एपीसेंटर, ये टर्म हमेशा आप न्यूज़ में भी सुनोगे कि यहाँ अर्थक्वेक आया, इसका एपीसेंटर ये था। एपीसेंटर मतलब जो मेन एरिया था, जो जहाँ पे सिस्मिक वेव्स जनरेट हुई हैं ओरिजिनल, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं। वो सब चीज़ें डिटरमाइन करती है कितना इंटेंसिटी है एपिक सेंटर से वेव्स का एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। एपिक सेंटर क्या है, फोकस क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस। फोकस वो पॉइंट है जहाँ पे जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, उसको फोकस कहते हैं। और फिर इट इज़ कॉल्ड दी हाइपोसेंटर, या तो इसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं और इसको फोकस भी कहते हैं। क्या है? जहाँ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। द पॉइंट ऑन द सर्फेस नियरेस्ट टू द फोकस इज़ एपीसेंटर। अब फोकस के नियरेस्ट पॉइंट, जो पॉइंट प्रेजेंट होता है उसको एपीसेंटर कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स। एपीसेंटर जो होता है ना, वो बिल्कुल उस जगह पे सिचुएटेड है जहाँ एकदम नीचे, जहाँ पे शेकिंग हुई है, जहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। इट्स द फर्स्ट सेंटर जहाँ पे वेव्स जो है वो पहुँचती है, रीच कर पाती है। और ये जो पॉइंट होता है ये कहाँ होता है? ये डायरेक्टली अबव द फोकस होता है, ये बिल्कुल फोकस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है एपीसेंटर, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले वेव्स पहुँचती है। फोकस कहाँ है? फोकस इज़ द एरिया वेयर द एनर्जी इज़ रिलीज। फोकस वहाँ, और जहाँ ओरिजिन जो होता है अर्थक्वेक का, कोई फोकस कहते हैं जहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ये देखो, ये है फोकस एरिया, ठीक है। यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, उसके कारण वेव्स बन रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये है एपीसेंटर, ऊपर जस्ट फोकस के ऊपर जो पॉइंट प्रेजेंट है उसको एपीसेंटर कहते हैं। ये है हाइपोसेंटर, वही फोकस, एंड दिस इज़ द एपीसेंटर। और ये है देन सरफेस अर्थक्वेक फॉल्ट, कि यहाँ फॉल्ट हुआ, यहाँ से वेव ट्रेवल हो रही है, एनर्जी निकल रही है। डेप्थ ऑफ द अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक का जो डेप्थ है ना, इट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर इन शेपिंग द कैरेक्टरिस्टिक, कि कितना वेव जो है वो कैसा है एंड कितना डैमेज ये कॉज करेगा। अर्थक्वेक का डेप्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे रिसेंटली अभी दिल्ली में सुबह सुबह अर्थक्वेक महसूस हुआ, लोगों को अर्थक्वेक आया था। उसमें था कि जो फोकल पॉइंट था ना वो जस्ट 5 किलोमीटर पे ही था below the earth surface. That's why the intensity was 4 point something. The intensity was not in the value, it's not very big, क्योंकि ज़्यादा मानते हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी होती है वो 6-7 के होती है, बट इन द 4 ऑल्सो, 4 के इंटेंसिटी में भी द इम्पैक्ट वॉज मच बिगर। एंड जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा, जो होता है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस उनको फील हुआ
थ्रू शेकिंग बहुत हो रही थी एंड इंटेंसिटी वॉज वेरी हाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरी नियर, इट वॉज द फोकस वॉज वेरी नियर टू दी अर्थ सरफेस, मतलब 5 किलोमीटर क्या ही है. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरह का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू डिटरमाइन दी डैमेज ऑल्सो, कि इससे कितना डैमेज क्रिएट हो सकता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे वेव्स के. द फोकल डेप्थ जो है वो 300 से 700 किलोमीटर तक वेरी कर सकता है. इंटरमीडिएट है 60 to 300 एंड शैलो मीन्स कि दिल्ली वाला बहुत ही शैलो था. सोचो लेस देन 60 किलोमीटर तक वो शैलो, या तो 5 किलोमीटर ही था. डीप फोकस अर्थक्वेक्स आर रेयरली डिस्ट्रक्टिव. जो डीप फोकस होता है, जो बहुत नीचे इसका सेंटर होता है ना, वो उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, क्योंकि वेव्स ट्रैवल करते करते जब तक सरफेस पे आती है उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं रहती है. बट बिकॉज द वेव एम्पलीट्यूड जो होता है वो बाय द टाइम इट रीच सरफेस वो बहुत कम हो जाता है, वेव का एम्पलीट्यूड. ठीक है. बट जो सैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं ना, वो बहुत ही कॉमन होते हैं, एक्सट्रीमली डैमेजिंग होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज टू दी सरफेस होते हैं. अंडरस्टूड. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग दी अर्थक्वेक. ये जो फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्थक्वेक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर, हाँ जहाँ पे न्यूक्लियर डिवाइस या केमिकल एक्सप्लोजन होता है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत तेज एक्सप्लोजन के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, अर्थक्वेक काउज हो सकता है. इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न इन द माइनिंग एरियाज अर्थक्वेक. माइनिंग एक्टिविटी जो हम जो कोयले या फिर और भी जो मिनरल एक्सप्लोरेशन करते हैं, माइनिंग करते हैं, सो क्या होता है, आप अर्थ के सरफेस को ही डिस्टर्ब कर रहे हो एंड देन इट मे कॉज दी अर्थक्वेक और शेकिंग. ठीक है. वोल्केनिक एक्टिविटी मेजर रीज़न है. वोल्केनिक एक्टिविटी जहाँ भी होगी वहाँ पे वोल्केनिज्म के कारण भी, क्योंकि अर्थ से जो लावा और मैग्मा जो है वो लावा के फॉर्म में फिर वो बाहर निकलता है, तो पूरा अर्थ कोर हिला हुआ रहता है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स हो रही होती हैं. ठीक है. तो उसके कारण भी अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है. देन टेक्टोनिक एक्टिविटी ओइंग टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक स्लाइडिंग के कारण, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण क्या होता है, जो प्लेट मूवमेंट, टेक्टोनिक मीन्स जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है ना, उसके कारण स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स भी हो जाता है एट अलॉन्ग अ फॉल्ट प्लेन, तो इसके कारण भी अर्थक्वेक जनरेट होता है. देन लार्ज रिजर्वोयर रिड्यूस स्ट्रेस, जहाँ पे भी ऐसा बोलते हैं या फिर ऐसा पढ़े हो कि हिमालयन रीजन है या जो भी हिली एरिया है ना, वहाँ पे ज़्यादा लार्ज रिजर्वोयर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके कारण भी स्ट्रेस क्रिएट होता है. एंड देन इट ऑल्सो मे कॉज दी और इन्फ्लुएंस दी अर्थक्वेक. ठीक है. सो ये सारे रीजन्स हैं. देन अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा क्वेश्चन आएगा इससे कि कौन से वेव्स हैं, किस टाइप से ये ट्रैवल करते हैं, कहाँ से कौन सी मीडियम से फ्लो करते हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. सो अर्थक्वेक में मेनली 2 टाइप ऑफ वेव्स हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. ठीक है. 2 टाइप ऑफ वेव्स मेनली हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. बॉडी वेव्स जो है वो जनरेट होते हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस. ठीक है. बॉडी वेव जो है फोकस पे एनर्जी रिलीज होता है तो जनरेट होता है, और मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ. बॉडी वेव जो है वो जनरेट होता है, एनर्जी रिलीज जब फोकस पे होता है तब, और ये हर डायरेक्शन में ट्रैवल करता है थ्रू अर्थ के. ठीक है. तो ये फोकस पे रिलीज होता है. द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट, बॉडी वेव जो वो इंटरैक्ट करता है विद सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव. अच्छा. सो जब फोकस से एनर्जी रिलीज होती है तो कौन सा वेव जनरेट होता है, बॉडी वेव जनरेट होता है. ठीक है. फिर ये सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करता है. जब ये ट्रैवल करने के दौरान सरफेस रॉक्स के सरफेस पे कोई ऐसे रॉक टाइप के स्ट्रक्चर से इंटरैक्ट करता है तो वहाँ पे एक न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट होता है, उसको कहते हैं सरफेस वेव्स. ठीक है. जो कि सरफेस के अलॉन्ग ही मूव करता है. अब 2 टाइप के बॉडी वेव्स होते हैं, पी वेव्स और एस वेव्स. ठीक है. यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं. हाँ. सो पी वेव है एंड एस वेव है. ठीक है. पी वेव एंड एस वेव. सो पी वेव क्या है, एस वेव क्या है. पी वेव जो है वो फास्ट मूव करती है एंड फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस. पी वेव जो है बहुत ही फास्ट मूव करती है. ठीक है. और ये फर्स्ट वेव है जो सरफेस पे पहुंचती है बॉडी वेव की. तो ये ध्यान रखना है. बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि कौन सी वेव है जो सबसे पहले सरफेस पे रीच करती है. सो इट्स दी पी वेव्स. अब क्या है, इट ट्रैवल थ्रू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल. ये सारे मीडियम में फ्लो करती है, गैस लिक्विड सॉलिड एंड एनी मीडियम इट फ्लोज.
इट ट्रेवल्स, ठीक है। तो पी वेव जो है वो ट्रैवल करती है इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, ठीक है। इट वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब जैसे वेव ऐसे ऐसे कर रही है तो पी वेव भी इसी पैरेलल टू द डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वाइब्रेट करेगी, ठीक है। फिर शैडो जोन जो होता है इसका स्मॉलर होता है, ये ध्यान रखना है। अब कंपैरेटिव टू पी वेव्स, एस वेव्स का क्या है, एस वेव्स अराइव्स एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। एस वेव जो है वो थोड़ा डिलेड पहुंचती है ऑन द सरफेस आफ्टर द पी वेव्स, ठीक है। देन एस वेव जो है वो ट्रैवल करती है थ्रू सॉलिड मटेरियल ओनली। यहाँ पे क्या है, गैस, लिक्विड, सॉलिड सबसे पी वेव जाती है, एस वेव सिर्फ सॉलिड से। एस वेव जो वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती है टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन में द वेव का डायरेक्शन ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। तो ये है एस वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। देन शैडो वेव इसका बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड से फ्लो करती है तो बाकी जगह ये एब्सेंट होती है। अब देखो ये डायग्राम, ये कोर है, कोर इज़ लिक्विड, ठीक है, हमारा अर्थ का कोर लिक्विड है। अब ये जो एस वेव है ये बस सॉलिड से फ्लो करता है। सो ये यहाँ पे है ऐसे, ये सॉलिड एरिया है तो यहाँ से ये फ्लो कर रहा है, पर ये भी लिक्विड एरिया है तो ये यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। तो जब यहाँ से फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ शैडो जोन बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली पी वेव कैसा, ये सारे में फ्लो करता है तो ये सॉलिड, लिक्विड सब में फ्लो करेगा। ये सॉलिड में भी फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड में भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटा एरिया बनाएगा शैडो जोन, जो 145 टू 105 डिग्री के बीच में शैडो वे जोन बनाता है, और ये 105 टू 105 के बीच में शैडो जोन बनाता है एस वेव। ये आपको ध्यान रखना, ये डिफरेंस है। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको पी वेव एंड एस वेव का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब है सिस्मिक वेव्स एंड इट्स मेजरमेंट, कि वेव्स जो है सिस्मिक वेव्स इसको हम कहते हैं, वो उसको मेज़र कैसे करते हैं, उसको कैसे मेज़र किया जाता है और उसके बारे में भी। तो वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स कहते हैं क्योंकि ये वेव्स जो है वो जनरेट होते हैं बाय द अर्थक्वेक, सो उसको सिस्मिक वेव्स कहते हैं या अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं। एंड दे आर रिकॉर्डेड, और उन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है उसकी एक्टिविटी को बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ or the seismometer. So the instrument measuring the earthquake waves or seismic waves are seismograph or seismometer, ठीक है। देन अर्थक्वेक जो है उसको मेज़र किया जाता है इधर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, दोनों मेज़र किया जाता है। उनकी मैग्नीट्यूड को भी मेज़र किया जा सकता है, उनकी इंटेंसिटी को भी मेज़र किया जाता है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड इट्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ सिस्मिक वेव्स। मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हो रहा है ना उसको हम डायरेक्टली मेज़र करते हैं, और कैसे, सिस्मिक वेव के साइज़ के को कंपेयर करके, साइज़ को के थ्रू। सो और इस मैग्नीट्यूड को हम किस इंस्ट्रूमेंट पे मेज़र करते हैं, किस स्केल पे, तो उसको कहते हैं रिक्टर स्केल। सो जब भी रिक्टर स्केल की बात होगी हम वहाँ क्या मेज़र करेंगे, हम वहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक को मेज़र करेंगे, और इसमें हम डायरेक्टली साइज़ ऑफ द सिस्मिक वेव्स को मेज़र करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो रिलीज़ होती है ना फोकस पे, उसको मेज़र किया जाता है। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी में हम इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स अफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। इंटेंसिटी को हम मेज़र करते हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट है ऑन द ह्यूमन लाइफ, ठीक है, उस बेसिस पे हम इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं अर्थक्वेक के। मैग्नीट्यूड को हम कैसे मेज़र करते हैं कि कितना एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है, उस बेसिस पे। तो इंटेंसिटी को कौन मेज़र करता है, मर्केली इंटेंसिटी स्केल। जैसे हम मैग्नीट्यूड को रिक्टर से मेज़र करते हैं थ्रू रिक्टर स्केल, वैसे ही इंटेंसिटी को मर्केली इंटेंसिटी स्केल और मर्केली स्केल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मेज़र करती है इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। सो इंटेंसिटी किसी भी लोकेशन पे इस अर्थक्वेक के कैसे डिपेंड्स करेगी, कौन कौन सा फैक्टर है जो इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इसमें एनर्जी को भी ध्यान रखा जाता है कि टोटल एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई, ठीक है। देन एपी सेंटर से कितना डिस्टेंस था एनर्जी का, जहाँ एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है, फोकस से। सो फोकस का कितना डिस्टेंस था उसको भी इसमें कंसिडर किया जाता है। देन टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, कौन से टाइप्स ऑफ रॉक्स से वो टकराते हुए सरफेस वेव्स क्रिएट की एंड क्या उसका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन था, वो सब को इसमें ध्यान रखा जाता है। दीज ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग और
फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, इन दो स्केल्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं। सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है मर्कली स्केल एंड रिचटर स्केल। मेजर्स, मर्कली स्केल में क्या मेजर होता है? इंटेंसिटी, द इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट्स है? इंटेंसिटी एंड इफेक्ट्स काउज्ड बाय द अर्थक्वेक। रिचटर में एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक। ठीक है, मेजरिंग टूल है ये, कैसा मेजरिंग टूल है? जहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है इन दी मर्कली स्केल। ठीक है, और इसमें जो रिचटर स्केल में क्या है? सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है, सिस्मोग्राफ का। देन कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेट किया जाता है? मर्कली स्केल में कैलकुलेट किया जाता है क्वांटिफाइड फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन ऑफ इफेक्ट ऑन अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस पे क्या इफेक्ट हुआ इंटेंसिटी का, ह्यूमन पे क्या हुआ, मैन मेड स्ट्रक्चर्स जो हैं उन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे क्या हुआ, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं? ये 10 लोगारिथमिक, इसमें 10 का स्केल होता है और वहाँ पे उसमें हमको एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स को कैलकुलेट करना पड़ता है कि आउट ऑफ 10 कितना एम्पलीट्यूड है वेव का। देन स्केल की बात होती है, 1 to 12 है इसमें टोटल डिस्ट्रक्शन का स्केल। 1 में होता है कि बिल्कुल फील ही नहीं हुआ एंड 12 में टोटल डिस्ट्रक्शन। सो 1 to 12 में मेज़र करते हैं इसका स्केल। यहाँ 2 to 10 में यहाँ पे मेजर किया जाता है, बिटवीन 2 to 10। जो 2 to 10 प्लस, मतलब 10 प्लस भी हो सकता है। सो 3 अर्थक्वेक इज़ 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन 2.2 अर्थक्वेक। सो ऐसे इसको मेज़र किया जाता है। कंसिस्टेंसी क्या है? इट डिपेंड्स, वेरीज ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द एपिक सेंटर, जितना दूरी होगा एपिक सेंटर से उतना वेरी करेगा ऑन द मर्कली स्केल। ठीक है, बट इन द रिचटर स्केल डिफरेंट इंस्टेंसेस से तो वेरी करता है, बट 1 वैल्यू इज़ गिवन फॉर द अर्थक्वेक एज अ होल। सो अर्थक्वेक का एक वैल्यू दिया जाता है एज अ होल कि हाँ ये इतने स्केल पे था, रिचटर स्केल का इतना, रिचटर स्केल का आया है अर्थक्वेक। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिफरेंट स्केल्स दिए जाते हैं, वैल्यूज़ दिए जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट इंटेंसिटी और लोकेशन पे इसकी मेजरमेंट होती है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रिचटर एंड मर्कली स्केल ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। आई होप कि इट्स ऑल क्लियर फॉर यू। अभी तक का सारा चीज़ आपका क्लियर होगा। देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। अब कौन कौन से जोन हैं अब द वर्ल्ड के जो सिस्मिक बेल्ट्स हैं हमारे वर्ल्ड में, कौन से ऐसे जोन हैं इनको सिस्मिक बेल्ट्स हैं? ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये देख रहे हो आप, ये एरिया, ये पूरा जो एरिया है ना, ये सिस्मिक बेल्ट है वर्ल्ड का, इसको कहते हैं रिंग्स ऑफ फायर। सो दिस एरिया इज़ द रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक ओशन को ऐसे पूरा सराउंड करती है एंड इसमें पूरा इधर से ईस्ट एशिया वाला थोड़ा पार्ट, जापान, देन इधर आपका आर्कीपेलागो जो है, जो भी आइलैंड नेशन वाला वो, इंडोनेशिया, ये सारे इसमें आते हैं। इधर आपका हो गया ईस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका, वेस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका, ये सब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर वाला एरिया है। ठीक है, एंड इट्स वेरी हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक, और वोल्केनिज्म भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये हॉट स्पॉट्स हैं। सो दीज आर दी हॉट स्पॉट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो प्लेट्स हैं ना वो मिलती हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मूवमेंट्स भी होते हैं प्लेट्स के। दैट्स वाई दिस रीज़न इज़ दी सिस्मिक बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। यहाँ वोल्केनिज्म भी हाई है, यहाँ पे अर्थक्वेक जोन है ये पूरा, एंड इट्स द एरिया ऑफ वेयर द टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स ऑल्सो अकर। ठीक है, तो ये एरिया जो है ये मेलकोलाइजन जोन है, जहाँ पे दो प्लेट्स मिलती हैं, सबडक्शन होता है। सो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो होती है उसका भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इस एरिया में। सो दीज आर दी बेल्ट्स। और फिर देखो ये सब अक्रॉस द जो भी प्लेट्स, जहाँ पे 2-3 प्लेट्स मिले ना, वो सब अर्थक्वेक प्रोन जोन होता है। ठीक है, सो अब कुछ इम्पॉर्टेंट सिस्मिक बेल्ट्स के बारे में यहाँ बात की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्मिक बेल्ट्स अराउंड द वर्ल्ड आर सरकम पैसिफिक बेल्ट, वही ये सरकम पैसिफिक बेल्ट इसको कहते हैं, जो रिंग ऑफ फायर है। सो ये बेल्ट कोस्टल मार्जिन्स कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका, साउथ, ये देखो नॉर्थ अमेरिका कोस्टल मार्जिन, साउथ अमेरिका का, देन ईस्ट एशिया इज़ इंक्लूडेड हियर,
इसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मेनली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ पैसिफिक ओशन मेनली, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सर्कम पैसिफिक बेल्ट। और ये 65% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे होती है, ठीक है। 65% टोटल अर्थक्वेक जो है यहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा यहाँ आता है 65%। इसमें वेस्टर्न मार्जिनल जोन जो है अमेरिका के, खासकर दोनों अमेरिका के, उसमें रिप्रेजेंटेड बाय दी रॉकीज़ एंड एंडीज़ माउंटेन रेंज। यहाँ पे माउंटेन जोन ये प्रेजेंट है, रॉकी एंड एंडी, यहाँ ये जो है मोस्ट प्रोन टू दी अर्थक्वेक स्पॉट्स हैं। एंड दीज आर ऑल्सो दी जोन्स ऑफ कन्वर्जन, यहाँ पे कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज है, जहाँ पे पैसिफिक ओशनिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट का कोलिजन होता है और सबडक्शन होता है। अब सबडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये पैसिफिक प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट, यहाँ पे ये मिलेगी और ये सबडक्ट होगी, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। इसको सबडक्शन कहते हैं, इसको कन्वर्जेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट होता है दो प्लेट्स का, मेनली आपको ध्यान रखना है पैसिफिक एंड अमेरिकन, ठीक है। यहाँ वेस्टर्न मार्जिन के एरिया में, जो अमेरिका का जो ये वेस्टर्न मार्जिन है, इधर रॉकीज़ है, इधर एंडीज़ है, इस एरिया में, ठीक है। देन ईस्टर्न मार्जिन जोन, ईस्टर्न मार्जिन कहाँ गया, इधर एशिया के साइड, ईस्ट एशिया। यहाँ पे आइलैंड आर्क्स ऑफ कामचटका, सखालिन, जापान एंड फिलीपींस। कामचटका पेनिसुला रशिया के अंदर है, देन ये एरिया जापान, फिलीपींस, ये सारे एरिया जो है ये ईस्टर्न मार्जिनल जोन्स है। यहाँ पर अर्थक्वेक कैसे होता है, कोलाइजन ऑफ पैसिफिक प्लेट एंड एशियाटिक प्लेट्स, एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में कोलिजन होता है एंड वोल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। सो दैट्स वाई दीज टू एरिया फॉर्म्स द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सर्कम पैसिफिक बेल्ट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल और दे अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ टोटल अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। पैसिफिक एरिया ओशन के सराउंडिंग कोस्टल रीजन्स हैं ये। अब दूसरा अर्थक्वेक जोन है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम दूसरे कलर से करते हैं, फिर आपको दिखेगा। ये है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो ग्रीन कलर में, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स द अल्पाइन माउंटेन्स एंड देयर ऑफ शूट्स इन यूरोप, मेडिटेरेनियन सी एंड द नॉर्दर्न अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, देन हिमालयाज। अच्छा, तो ये जो ये जो ग्रीन कलर का दिखाए हम ना, ये आपका मिड कॉन्टिनेंटल नहीं, क्योंकि कॉन्टिनेंट से तो ये पास नहीं हो रहा, ये है ओशन के बीच से पास। इसको आप कह सकते हो मिड अटलांटिक रिज, ये अटलांटिक ओशन से पास हो रहा है, इसको मिड अटलांटिक रिज कहते हैं, ठीक है। तो ये मिड कॉन्टिनेंटल नहीं है, ये मिड अटलांटिक रिज है। सो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है ना, वो मेन इनलैंड के वाले एरिया से में लोकेटेड है, इसका भी इसमें डायग्राम नहीं है। सो मिड कॉन्टिनेंटल मेनली कहाँ है, यूरोप, मेडिटेरेनियन सी में क्रॉस करेगा, देन नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका एंड हिमालयाज, कि ये हिमालयाज, ईस्ट अफ्रीका, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ अफ्रीका, इन सब में ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट इंक्लूड होता है। अल्पाइन माउंटेन रेंज को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सुलेमान रेंज जो आपका है, किर्थर जोन्स इन द वेस्ट टू द हिमालयाज इन द नॉर्थ, हिमालय वाला जो रीजन हो गया, म्यांमार रीजन है, देन सुलेमान किर्थार रीजन है, ये सारे रीजन्स इसमें आएंगे आपके, ठीक है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। यहाँ पे 21% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक सिस्मिक इवेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं। सो यहाँ पे भी 21% जो है सिस्मिक एक्टिविटी होती है एंड वेरी प्रोन टू द अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट मेनली इन द हिमालयन रीजन। अब है तीसरा मिड अटलांटिक रिज, जो ये ग्रीन वाला एरिया हो गया, ये है आपका मिड अटलांटिक रिज। सो इट इंक्लूड्स द मिड अटलांटिक रिज एंड सेवरल आइलैंड्स नियर द रिज। अब यहाँ पे जो भी आइलैंड्स है ना, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। और यहाँ क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स मॉडरेट अर्थक्वेक, यहाँ पे मॉडरेट अर्थक्वेक रिकॉर्ड की जाती है, जो मेनली डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण होती है प्लेट्स के। और यहाँ पे प्लेट्स क्या होते हैं, मूविंग ऑफ प्लेट्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब कन्वर्जेंट, तभी हम आपको बताए थे कि ऐसे और ऐसे होगा तो कन्वर्जेंट होगा, बट इधर जाएगी एक प्लेट इधर जाएगी, तो ये डाइवर्ज हो रहा है। इस मीन्स कि इनके इधर और इधर जाने से क्या होगा, यहाँ पे एरिया क्रिएट होगा, ठीक है।
सो इसको तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है इसीलिए यहाँ पे। एंड फिशर टाइप ऑफ वल्केनिक, और इस एरिया से ही वल्केनिक इरप्शंस भी होता है, फिर ये लैंड यहाँ बनाता है, सो ये स्प्रेडिंग होता है, इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। इट कॉजेज अर्थक्वेक्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी, यहाँ पे मॉडरेट इंटेंसिटी की अर्थक्वेक्स होते हैं ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस एंड द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ठीक है, सो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्मिक जोन है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट एंड मिड अटलांटिक रिज बेल्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिस्मिक मैप के बारे में। सिस्मिक मैप एंड जोन्स ऑफ, क्या लिखा है अजीब सा, सिस्मिक मैप पढ़ेंगे एंड जोन्स ऑफ MDIA, जोन्स ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड, ये कौन से लैंग्वेज में, देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, ये किसी को भी समझ नहीं आएगा। इंडिया ज़्यादा क्रिएटिव हो गया। ठीक है, सिस्मिक मैप एंड जोन्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन सा जो इंडिया का सिस्मिक मैप है और यहाँ कौन सी जोन्स जो है ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक जोन है, कौन सी लो है, ये सारे इसमें है। सो इंडिया के सिस्मिक जोन मैप में 59% ऑफ द लैंड एरिया जो है लायबल टू सिस्मिक डैमेज। ठीक है, 59% ऑफ लैंड एरिया जो इंडिया की है वो प्रोन टू सिस्मिक डैमेज है ड्यू टू सिस्मिक एक्टिविटी ऑफ अर्थक्वेक। सो अब इसमें 5 जोन में ये डिवाइडेड है। सबसे पहले देखते हैं जोन 5, इट्स देखो कलर भी, सबका कलर भी चेंज है, डिफरेंट कलर्स भी है, और ये रेड है, इट मीन्स इट्स अ वेरी हाई रिस्क जोन। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी 9 और उससे एवब आने तक के चांसेस है, ये इतना हाई रिस्क जोन है। सो तो ये कौन कौन सा, ये देखो ये 5 जो भी जहाँ जहाँ भी ये रेड है ना, ये इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हल्का बिहार वाला अपर तेराई बेल्ट है बिहार का, देन इधर उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, ये सारे हाई जोन है, वेरी हाई जोन। ठीक है, जोन 4 जो है वो हाई रिस्क जोन है, जहाँ पे 8 इंटेंसिटी तक अर्थक्वेक आ सकती है। तो जोन 4 में भी पूरा आपका ये जम्मू कश्मीर है, JNK, हिमालयन रीजन पूरा, देन हिमाचल, उत्तराखंड पूरा, थोड़ा यूपी, थोड़ा बिहार, एंड इधर आपका हो गया, इधर आप आओगे तो इधर गुजरात साइड भी है 4। तो ये सारे रीजन्स मेनली नॉर्दर्न एरिया में है। देन 3 तो इधर वेस्टर्न रीजन्स जो भी हैं वो मेनली 3 वाले हैं। देन 2 मतलब यहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आता ही नहीं है, 6 एंड लोअर, सो दैट्स वाई सेंट्रल रीजन जो है वो मेनली जोन 2 में आता है। सो ये है जोन वाइज अर्थक्वेक का मैप। जोन 5 में क्या होता है ना, इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग द 7 सिस्टर्स, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, देन हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, ये सारे, अच्छा अंडमान निकोबार तो छूट गया, एंड ये सारे जो हैं जोन 5 रीजन है। देन जोन 4 रीजन हाई डैमेज रिस्क जोन, इसमें क्या है, नॉर्दर्न बेल्ट जो भी है, कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, देन हरियाणा, कोयना रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ये सब जोन 4 में है। मॉडरेट जोन में कौन कौन से हैं, आपके साउथ की कुछ है, देन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, देन कॉन्कन कोस्ट, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये सारे जोन 3 में हैं। देन जोन 2 जो है वो लो डैमेज रिस्क जोन है, यहाँ पे 2 जोन्स हैं मेनली, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ऑल्सो नोन एज लो रिस्क जोन। सो ये लो रिस्क जोन है। क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, डिफॉर्म्ड ग्राउंड सर्फेसेस, ग्राउंड सरफेस डिफॉर्म हो जाना, कहीं पे ज़्यादा अपलिफ्टमेंट होना, कहीं डाउन सबडक्ट हो जाना ज़मीन, ये सब होता है। देन ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ तो हार्म होता ही है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, मैनमेड स्ट्रक्चर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग कोलैप्स, ब्रिज कोलैप्स, ये सारे होने लग जाते हैं। फायर्स भी को भी कभी कभी ये इनिशिएट करता है। देन सुनामी एंड फ्लैश फ्लड्स, कभी कभी क्या होता है अर्थक्वेक जब आपके सी वाले एरिया में आएगा बिलो दी सरफेस, तो उसके कारण सुनामी भी क्रिएट होता है एंड फ्लैश फ्लड्स भी होते हैं। डैम वाले एरिया में अर्थक्वेक आएगा, डैम डिस्ट्रक्शन हो गया तो फ्लड्स आ जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगी। सो ये सब जो है इसके इफ़ेक्ट्स हैं अर्थक्वेक के, एंड दे आर वेरी डिवास्टेटिंग एंड इट हैज़ अ वेरी बैड इफ़ेक्ट और हार्मफुल इफ़ेक्ट, और कह सकते हो कि लोगों की लाइफ, जो उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनका पूरा लाइफ जो है वो बहुत अफेक्ट हो जाता है ड्यू टू दी अर्थक्वेक। सो
दिस इज़ ऑल अबाउट दी अर्थक्वेक, कौन कौन से जोन रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन सा सिस्मिक बेल्ट्स है अराउंड द वर्ल्ड, देन कौन सी वेव्स है, कैसे उनको मेज़र किया जाता है, किस किस टाइप के वेव्स हैं, कौन से मीडियम से फ्लो करती हैं, देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अर्थक्वेक्स, व्हाट आर अर्थक्वेक्स, उसके कौन कौन से एपिक सेंटर, हाइपो सेंटर क्या है, ये सारे चीज़ हमने डिस्कस कर लिए, मोटा मोटी सारा चीज़ कॉन्सेप्ट चला गया। एंड आई होप कि आपको समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। सो इसी तरह आप पढ़ते रहिए और आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो सारे वेलकम हैं। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, एंड हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में विथ सम न्यू टॉपिक। ओके, बाय बाय।